एक बार सब लोग कमेंट करके मुझे बता दो आपको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है ना बच्चों। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि फिटर ट्रेड को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग के जो चैप्टर चल रहे हैं वो मिलिन ब्रोचिन इन्हीं सब के चैप्टर बाकी हुई है आपके फिटर ट्रेड में, बाकी सब कंप्लीट है। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ और इस चैप्टर का नाम है ग्राइंडिंग मशीन। मतलब आप ये मान के चलिए कि जो हमारा ग्राइंडिंग मशीन का चैप्टर है ना, इससे भी आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पिछली बार का पेपर उठा के देखिए, मैंने कहा ना कि अब हम लोगों ने थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया। जब भी कभी मैं आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको एक छोटा सा इमेज जरूर लेके आऊंगा कि भाई इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, जिससे कि आपको ये क्लियर रहे कि हाँ इस चैप्टर को हमें कितने अच्छे से पढ़ना है ना। तो बच्चों ग्राइंडिंग मशीन में हमें सबसे पहले ग्राइंडिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, फिर ग्राइंडिंग का नॉमेनक्लेचर क्या होता है ये पढ़ना है। उसके अलावा ग्राइंडिंग में बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं छोटी छोटी, उनके बारे में समझना है, तब कहीं जाके हमारा ग्राइंडिंग वाला चैप्टर खत्म होगा। फिर जैसे ही खत्म हो जाएगा तो उसके बाद लैपिंग और हॉनिंग, ये ऐसे 2 प्रोसेस होते हैं जो हमारी सुपर फिनिशिंग प्रोसेस में काउंट होते हैं, उनको भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इस चैप्टर से अगर मैं पूछूं कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं तो देखिए इस तरह के सवाल आते हैं। यहाँ सारे हमारे ग्राइंडिंग नॉमेनक्लेचर के सवाल है, जिसमें सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील के बारे में पूछा गया है कि कौन सा होता है ना। फिर ग्रिट साइज या ड्रेन साइज, दोनों चीजें एक ही होती है, चाहे आप उसको ग्रिट साइज बोल दो या ड्रेन साइज बोल दो। तो बोला जा रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा नंबर है मीडियम साइज ग्रिट साइज नंबर। इसी तरह से आप ये सवाल देख पा रहे हैं कि ग्राइंडिंग व्हील में डेफिनेशन का सवाल है कि ग्राइंडिंग व्हील में अगर ग्लेजिन एक प्रोसेस होता है, बताइए ग्लेजिन कहते किसको है ना। तो इस तरह से ना आपके एग्जामों में ये सवाल पूछे जाते हैं ग्राइंडिंग व्हील से, और ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुम्हारे ग्राइंडिंग व्हील से। मैं आपको पहले बता दूं ये एक ही पेपर से उठाए गए सारे क्वेश्चन हैं, इस बार समझ लो। ठीक है, तो चलो फिर इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ग्राइंडिंग व्हील ग्राइंडिंग ऑपरेशन कैसे किए जाते हैं और क्या क्या छोटी छोटी बातों को समझना होता है। सबसे पहले तो आप लोग को मैं बता दूं, जो कुछ भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा उनकी मैं डेफिनेशन भी लेके आता हूँ ताकि आपको चीजें लिखी हुई मिले। लिखी हुई चीजों से क्या होता है कि आप सब लोगों को पढ़ने समझने और रिवीजन करने में बड़ा आसान होता है। तो आप लोग सबसे पहली हेडिंग डालना कि ग्राइंडिंग ऑपरेशन कहते किसको है, कैसे कंडक्ट होता है ग्राइंडिंग ऑपरेशन। बच्चों ग्राइंडिंग ऑपरेशन के लिए मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी कभी हमें मटेरियल को रिमूव करना होता है, मटेरियल को हटाना होता है, तो 2 चीजें की जरूरत होती है, एक होता है टूल और दूसरा होता है वर्कपीस। ठीक है, तो बच्चों आपको भी ध्यान रखना जब भी कभी ग्राइंडिंग ऑपरेशन करना होता है तो हमें एक टूल की जरूरत होगी और दूसरे बताइए किसकी जरूरत होगी, दूसरा जरूरत होगी वर्कपीस की। बच्चों यहाँ पर जो टूल इस्तेमाल होता है वो टूल तो आप सबको पता है कि ग्राइंडिंग व्हील इस्तेमाल होता है। तो ये जो आप लोग सामने व्हील देख पा रहे हो ये ग्राइंडिंग व्हील ही इसका टूल है, ये ग्राइंडिंग व्हील इसका क्या भैया टूल है। और जिस पे हमें ऑपरेशन करना है, जिसका मेटल रिमूव करना है, वो हमारा वर्कपीस है। जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दिया है कि ये हमारा क्या है ग्राइंडिंग व्हील, यानी ये आपका एक तरह का टूल हो गया। और ये जो आपके सामने जॉब दिखाई दिया है बच्चों, इसी जॉब को हम लोग वर्कपीस कह देंगे, ये हमारा वर्कपीस है। अब होता क्या है कि जो ग्राइंडिंग व्हील बनाया जाता है ना बच्चों, ग्राइंडिंग व्हील ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होता। आप ये बात समझो, ग्राइंडिंग व्हील को जब हम हाई स्पीड के साथ घुमाते हैं ना तो इसमें अपघर्षक पार्टिकल लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? अपघर्षक पार्टिकल। तो ये जो ग्राइंडिंग व्हील है इसको प्राइमरी मोशन दे दिया जाता है मशीन की सहायता से, और इसमें जो छोटे छोटे हमारे अपघर्षक पार्टिकल लगे हैं है ना, ये जो छोटे छोटे अपघर्षक पार्टिकल लगे बच्चों, बस इन्हीं अपघर्षक पार्टिकल की मदद से हमारे वर्कपीस का जो मटेरियल है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, हट जाता है। अब बात समझो, तो ये जो हमारे अपघर्षक पार्टिकल है ना, ये सर ये जो हमारे अपघर्षक पार्टिकल है जिसको कई बार आप लोग इंग्लिश में एब्रेसिव पार्टिकल के नाम से भी जानते हो, तो बच्चों ये जो हमारे एब्रेसिव पार्टिकल है, ये एब्रेसिव पार्टिकल ही मटेरियल को रिमूव करने का काम करते हैं। बस आप इसको हाई स्पीड पे घुमाते जाइए, जितना ज्यादा वो हाई स्पीड से घूमेगा हमारे जो मटेरियल है वो उतना ही ज्यादा रिमूव होते रहेंगे। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा ग्राइंडिंग प्रोसेस होता है ना, ये एक्चुअली में फिनिशिंग प्रोसेस में काउंट होता है। ये कह सकते हो एक मटेरियल रिमूवल प्रोसेस नहीं होता। देखो मटेरियल रिमूवल का मतलब होता है कि जिसमें ज्यादा मटेरियल निकालिए, लेकिन ग्राइंडिंग प्रोसेस ना एक तरह का फिनिशिंग प्रोसेस होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये वर्कपीस बनाया, तो इस वर्कपीस को मैं टर्निंग प्रोसेस से बना लूंगा,
लेकिन जब इसकी फिनिशिंग करनी हो रही, फाइनल फिनिशिंग करनी हो रही है ना, तो मैं वहां पर ग्राइंडिंग टूल का इस्तेमाल करता हूं। तो ये जो हमारा ग्राइंडिंग प्रोसेस होता है ना, तो ग्राइंडिंग ऑपरेशन जो होता है बच्चों, ये एक तरह का कैसा प्रोसेस होता है, तो कह देना ये एक तरह का फिनिशिंग प्रोसेस होता है, जो लास्ट में हमारे जॉब को क्या करता है, एकदम फिनिश करता है। इसीलिए आप इसको फिनिशिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन बनेगा कि सर एक बात बताइए, इसमें से टूल और वर्कपीस में से किसे प्राइमरी मोशन देते, किसे फीड देते। मैंने आपको पहले भी कहा है, प्राइमरी मोशन उसे दिया जाता है जिसे मशीन चलाती है। तो बच्चों ग्राइंडिंग ऑपरेशन में ध्यान रखना, जो तुम्हारा ग्राइंडिंग व्हील होता है बच्चों, ग्राइंडिंग व्हील होता है, इसी को हम लोग ध्यान रखना कौन सा मोशन देते हैं, प्राइमरी मोशन देते हैं। मशीन किसको चलाती है, तो कह देना मशीन हमारे ग्राइंडिंग व्हील को चलाती है, प्राइमरी मोशन हम लोग ग्राइंडिंग व्हील को देते हैं। जबकि वर्कपीस बच्चों, वर्कपीस को हम लोग फीड देते हैं, है ना भाई। देखो जैसे प्राइमरी मोशन हमने ग्राइंडिंग व्हील को दिया, फीड हमने वर्कपीस को दिया, लेकिन कई बार कुछ ग्राइंडिंग व्हील इतने हल्के होते हैं जो हैंड से ऑपरेट होते हैं, हाथों से ऑपरेट होने वाले ग्राइंडिंग व्हील होते हैं, है ना। तो हाथों से ऑपरेट होने वाले जितने भी हमारे ग्राइंडिंग व्हील होते हैं उनको हम फीड भी दे सकते हैं। यानी जो ग्राइंडिंग व्हील है उसको सर प्राइमरी मोशन और फीड दोनों दी जा सकती है, और वर्कपीस को हम लोग क्या देते हैं, फीड देते हैं। बात समझे ना। अब जैसे भी ड्रिल मशीन है, कई सारी ड्रिल मशीन ऐसी होती है जो हाथों से ही चलने जाती है, तो हाथों से चलने वाली ड्रिल मशीन को प्राइमरी मोशन भी देते हैं, फीड भी देते हैं। बात समझे ना। तो वो दोनों चीजें जो है किसको दी जा रही है, ये बात भी आपको समझ आनी चाहिए। बच्चों जो भी हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है ना, इसमें एक नहीं ढेर सारे अब घर्षक पार्टिकल लगे होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि ग्राइंडिंग व्हील हमारा कैसा टूल होता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। तो ध्यान रखना, जितने भी हमारे ग्राइंडिंग व्हील होते हैं वो सारे के सारे ग्राइंडिंग व्हील कैसे कटिंग टूल होते हैं, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में काउंट होते हैं, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। साथ साथ ध्यान रखना, जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील होते हैं ना बच्चों, वो ग्राइंडिंग व्हील नेगेटिव रेट एंगल रखते हैं, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव। नेगेटिव रेट एंगल क्या होता है, पॉजिटिव रेट एंगल क्या होता है, मैंने पहले ही बताया। तो बच्चों ध्यान रखना, जितने भी हमारे ग्राइंडिंग व्हील है वो सारे के सारे कौन से रेट एंगल को प्रोवाइड करते हैं, नेगेटिव रेट एंगल को प्रोवाइड करते हैं, नेगेटिव रेट एंगल। अब ये जितनी भी मैंने आपके सामने बातें बताई हैं, ये सारी की सारी बातें मैंने पॉइंट में लिख रखी हैं, जिससे कि आपको किसी तरह की कोई समस्या ना होनी चाहिए। तो ग्राइंडिंग प्रोसेस का मेन फंडा क्या है, एक हमारे पास ग्राइंडिंग व्हील होगा, उसमें कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल एकदम बॉन्डिंग मटेरियल द्वारा चिपके हुए होंगे। उन छोटे छोटे पार्टिकल को आप घर्षक के नाम से जानते हैं। अच्छा, इन पार्टिकल को आप घर्षक बोलते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल बोलते हैं। इसलिए कई बार हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील है इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं बच्चों, इसी ग्राइंडिंग व्हील को हम लोग अब घर्षक पहिए के नाम से भी जाना जाता है। इसी को ध्यान रखना, हम लोग एक और नाम से जानते हैं, अब घर्षक पहिया भी हम लोग इसी को बोलते हैं। ठीक है, बोलो बात सब क्लियर है ना। अब मैं आपको ये सारी की सारी बातों को एक लाइन में लिखवा देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। बच्चों सबसे पहले तो ग्राइंडिंग ऑपरेशन के बारे में समझो कि ग्राइंडिंग ऑपरेशन कहते किसको है। तो ग्राइंडिंग ऑपरेशन लिखा है कि ये एक ऐसा मशीनिंग ऑपरेशन होता है, देखिए हिसाब से लिखा है, यह एक ऐसा मशीनिंग ऑपरेशन होता है जिसके अंतर्गत एक विशेष प्रकार के व्हील द्वारा मेटल को रिमूव किया जाता है। एक विशेष प्रकार के व्हील द्वारा मेटल को रिमूव किया जाता है। इस विशेष प्रकार के व्हील को क्या बोलते हैं, ग्राइंडिंग व्हील कहते हैं। ये जो विशेष प्रकार का व्हील है इसी को ग्राइंडिंग व्हील कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि ग्राइंडिंग व्हील का दूसरा नाम बताइए क्या है, तो क्या दे रहा है, इसका दूसरा नाम होता है मेरे दोस्त अपघर्षक पहिया। तो चाहे आप इसको अपघर्षक पहिया भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों ग्राइंडिंग व्हील को प्राइमरी मोशन देते, व्हील को क्यों प्राइमरी मोशन दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मशीन पहले व्हील को ही चलाती है, पहिए को चलाती है, परंतु फीड बच्चों फीड वर्कपीस और व्हील दोनों को दी जा सकती है। कई बार वर्कपीस को आगे पीछे बढ़ाते हैं और कई बार हम लोग कह सकते हो कि अपने ग्राइंडिंग व्हील को आगे पीछे बढ़ाते हैं। देखो फीड, डेप्थ ऑफ कट, ये सब मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूं, इसलिए वहां वाले वीडियो जरूर देखिए, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। बच्चों अगला पॉइंट है, ग्राइंडिंग व्हील एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। इसमें एक नहीं कई सारे कटिंग एज होते हैं ग्राइंडिंग व्हील में, इस बात को ध्यान रखना, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। और जिसमें कौन सा रेट एंगल दिया जाता है, नेगेटिव रेट एंगल देते हैं। बच्चों अगला पॉइंट है कि ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए हम लोग फाइन एब्रेसिव पार्टिकल का यूज करते हैं। फाइन मतलब बहुत छोटे छोटे, अब घर्षक पार्टिकल होते वो काफी हार्ड होते हैं, ऐसा नहीं है कि तुरंत टूट जाएंगे, काफी हार्ड होते हैं, तो फाइन एब्रेसिव पार्टिकल का यूज करते हैं। इन एब्रेसिव पार्टिकल को किसी बाइंडर की उपस्थिति में, बच्चों बाइंडर क्या करता है कि जितने भी हमारे एब्रेसिव पार्टिकल है इनको जोड़ने का काम करता है। अब मान लीजिए आपने एब्रेसिव पार्टिकल लिया है, अब इसको पहिए पर जोड़ना भी तो है,
तो पहिए पे जोड़ने टर्म हमारे कौन करते हैं, बाइंडर करते हैं। तो बाइंडर की उपस्थिति में मिलाकर ग्राइंडिंग व्हील का शेप दे देते, व्हील का शेप देते। बस इसी व्हील को हम लोग एब्रेसिव व्हील भी कहते हैं। भाई व्हील का शेप दे दिया। फिर इसके बाद अगला जो पॉइंट है ग्राइंडिंग व्हील को, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ग्राइंडिंग व्हील में कई सारे अपघर्षक पार्टिकल लगे होते हैं, इसीलिए कई बार हम लोग ग्राइंडिंग व्हील को मिलिंग कटर विद इनफाइनाइट कटिंग एज के नाम से भी जानते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों, मिलिंग कटर में वैसे तो आप कटर की संख्या यानी एज की संख्या काउंट कर सकते हो, लेकिन अगर उसी मिलिंग कटर में ढेर सारे कटिंग एज हो जाते तो वो भी एक तरह का ग्राइंडिंग व्हील जैसा ही बिहेव करेगा। इसलिए ग्राइंडिंग व्हील को कई बार मिलिंग कटर विद इनफाइनाइट एज के नाम से भी कहा जाता है। बच्चों ग्राइंडिंग ऑपरेशन मैंने आपको कहा कि फिनिशिंग ऑपरेशन होता है, एकदम लास्ट में किया जाता है, जिसको हमें फिनिश करना होता है उस समय किया जाता है। तो ग्राइंडिंग ऑपरेशन के द्वारा एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश प्राप्त होती है। ग्राइंडिंग ऑपरेशन का यूज, अच्छा इसका यूज क्या है, मैंने पहले भी कहा था कि इसका यूज जो है ना मेन मटेरियल रिमूव करने के लिए नहीं होता, इसका मेन यूज होता है फिनिशिंग करने के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए आपने ये कोई टूल बनाया, मान लेते हैं कि ये तुमने कोई टूल बनाया है ना, तो बच्चों ये जो टूल आपने बनाया तो इस टूल की फाइनल जो फिनिशिंग करनी होगी वो फिनिशिंग किसके द्वारा होगी, तो क्या वो हमारे ग्राइंडिंग टूल द्वारा होगी। तो लिखा हुआ है ना ग्राइंडिंग ऑपरेशन के द्वारा एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश प्राप्त की जाती है। ग्राइंडिंग ऑपरेशन का यूज टर्निंग टूल है ना, टर्निंग टूल, इसके अलावा शेपिंग टूल, थ्रेड कटिंग टूल ETC आदि के कटिंग एज को तैयार करने में किया जाता है। मतलब उसका जो कटिंग एज होता है सर, उस कटिंग एज को तैयार करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बोलो भाई बात सबको क्लियर है ना। तो ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट समझाए ग्राइंडिंग व्हील के बारे में, तो जो मैंने आपको बातें बताई थी वो सारी की सारी बातें मैंने आपको यहाँ सामने लिख दिया, जिसको आप प्रॉपर अपनी कॉपी में उतार कर इसकी प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। ओके, तो ग्राइंडिंग व्हील का एक बेसिक आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्राइंडिंग प्रोसेस करते कैसे है। एक व्हील होता है, एक वर्कपीस होता है, व्हील में ढेर सारे अपघर्षक पार्टिकल चिपके होते हैं बाइंडर की उपस्थिति में। फिर जब आप प्राइमरी मोशन देते हैं उसकी मदद से हम कह सकते हो ग्राइंडिंग प्रोसेस कंडक्ट कर लेते हैं। बच्चों ग्राइंडिंग प्रोसेस में नेक्स्ट जो डेफिनेशन आएगी उसको बोलते हैं ग्राइंडिंग रेशियो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ग्राइंडिंग रेशियो को मैं समझाने के लिए मुझे वापस से वाले डायग्राम में आना पड़ेगा, है ना। यहां पर मैं समझाता हूं कि ग्राइंडिंग रेशियो क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनो देर साथ। बच्चों जब भी कभी आप लोग ग्राइंडिंग प्रोसेस करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहां ग्राइंडिंग प्रोसेस चल रहा है ना, तो ग्राइंडिंग प्रोसेस में क्या होता है कि मटेरियल भी रिमूव होता है। अब देखो ये चिप के फॉर्म में क्या रिमूव हो रहा है बताइए, तो कह देना ये चिप के फॉर्म में मटेरियल ही तो रिमूव हो रहा है, मटेरियल ही तो रिमूव हो रहा है। और बच्चों मटेरियल रिमूव होने के साथ साथ ये जो घर्षक पहिया है ना बच्चों, ये भी तो घिसता है ना, ये भी तो घिसेगा ना, है ना। तो आप ये बताओ, जैसे कि मान लीजिए आपने जो मटेरियल रिमूव किया वो रिमूव किया आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का, 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का आपने मटेरियल रिमूव किया, ठीक है। और ये जो पहिया घिसा मेरे भाई, ये जो पहिया घिसा, मान लेते हैं कि जो पहिया घिसा है वो पहिया घिसा है मात्र 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राइंडिंग रेशियो ये कहता है कि जितना तुम्हारा मटेरियल रिमूव हुआ है वो आयतन ऊपर रखिए और जितना तुम्हारा पहिया घिसा है वो आयतन हमारा नीचे रखिए। देखो मटेरियल रिमूव आयतन ऊपर रखिए और पहिया घिसने का आयतन हमारा कहां रखिए, नीचे रखिए। बस यही तुम्हारा ग्राइंडिंग रेशियो बन जाएगा, यही तुम्हारा ग्राइंडिंग रेशियो है, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर वापस से आ जाता हूं ग्राइंडिंग रेशियो की डेफिनेशन समझाने। बच्चों ग्राइंडिंग रेशियो की डेफिनेशन देखिए क्या है, द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव्ड, मतलब आपको ऊपर क्या रखना है सर, ऊपर रखना है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव्ड। जितना भी मटेरियल रिमूव हुआ है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव्ड, जितना भी आपका मटेरियल रिमूव्ड हुआ है वो हमारा ऊपर रखिए, ठीक है। डिवाइड बाई में क्या करना है सर, डिवाइड बाई में करना है कि जितना भी आयतन हमारा पहिया घिसा है, ठीक है। तो आप नीचे क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ वियर मटेरियल, वियर मटेरियल, जितना भी आपका घिसावट हुई है इन ग्राइंडिंग व्हील या इन व्हील लिख दीजिए, पहिए में जितनी भी घिसावट हुई है उसका आयतन नीचे रखिए और जितना तुम्हारा मटेरियल रिमूव हुआ है मेरे भाई वो आयतन हमारा ठार रखिए, ऊपर रखिए। बस इसी रेशियो को हम लोग बताइए क्या नाम से जानते हैं, ग्राइंडिंग रेशियो के नाम से जानते हैं, कैपिटल जी से शो करते हैं। बच्चों कैपिटल जी में देखो ऊपर और नीचे कोई भी मतलब दोनों ओर वॉल्यूम है, और जब ऊपर नीचे दोनों ओर वॉल्यूम है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब इस पर भी कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे कह देगा कि एक ग्राइंडिंग व्हील चल रहा है
उसमें प्रति सेकेंड 100 mm क्यूब आयतन रिमूव हो रहा है, और जिसकी वजह से 20 mm क्यूब जो है पहिया घिस रहा है। तो जितना आयतन रिमूव हो रहा है वर्कपीस का वो ऊपर रखिए, और जितना पहिया घिस रहा है उसका आयतन नीचे रखिए, वो हमारा रेंडम रेशियो बन जाएगा। इसीलिए आप इसको शॉर्टकट में भी याद कर लो कि भैया आपको वॉल्यूम रखना है, लेटेस्ट वॉल्यूम रखना है वर्कपीस का जो निकल रहा है, मतलब जो हमारा मटेरियल रिमूव हो रहा है, और नीचे जो वर्कपीस रखना है वॉल्यूम रखना है वो हमारे टूल का रखना है। लेकिन ध्यान रखना ये वो वॉल्यूम रखना है बच्चों जो वॉल्यूम हमारा घिस के बाहर निकल रहा है, चाहे वो हमारा वर्कपीस से बाहर निकले या फिर हमारा टूल से बाहर निकले। क्लियर है? तो डेफिनेशन देख लीजिए क्या लिखा है। अब घर्षक पहिए की इकाई आयतन की घिसावट होने पर, अब घर्षक पहिए की इकाई आयतन की घिसावट होने पर वर्कपीस से निकलने वाले पदार्थ के आयतन को ग्राइंडिंग रेशियो के नाम से जानते हैं, और ध्यान रखना इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल जी के नाम से शो करते हैं। ठीक है, इसलिए कोई भी यूनिट नहीं होती है, ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है, बस ऊपर वो वॉल्यूम है जो हमारे वर्कपीस से बाहर निकलेगा, और नीचे वो वॉल्यूम है जो हमारा कह सकते हो ग्राइंडिंग व्हील जितना आयतन घिसेगा वो आयतन हमारा नीचे। ठीक है बच्चों, ग्राइंडिंग रेशियो पढ़ने के बाद हम लोगों को मेन एंट्री अब यहां से पढ़नी है कि जो भी हमारे व्हील यूज किए जाते हैं वो व्हील में जो अपघर्षक होते हैं, अपघर्षक मतलब जो पार्टिकल मटेरियल को रिमूव करते हैं, अपघर्षक पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे कितने तरह के होते हैं। हम लोगों को मेन पता क्या समझना है बच्चों, आज का जो लेक्चर होगा वो इस वाले टॉपिक के बड़ा नाम है। मतलब आप ये समझो कि ये जो नॉमेनक्लेचर मैंने आपको बताया, ये नॉमेनक्लेचर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। तो नॉमेनक्लेचर में हमें लाइन से ये 4 चीजें पढ़नी है, 5 चीजें। एक तो एब्रेसिव मटेरियल के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से होते हैं, ड्रेन साइज पढ़ना है, ड्रेड पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, बॉन्ड्स पढ़ना है। ये 5 चीजें पढ़ दी है, और इसी 5 चीजों को पढ़ने के बाद ही आपको नॉमेनक्लेचर अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो ये 5 चीजों में से पहली चीज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, टाइप्स ऑफ एब्रेसिव मटेरियल, कि हमारे पास जो एब्रेसिव मटेरियल होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग अपने टॉपिक में डालेंगे टाइप्स ऑफ एब्रेसिव मटेरियल। अब जैसे कि मान लीजिए तुम्हारे पास कोई ग्राइंडिंग व्हील है, मान लेते हैं कि तुम्हारे पास ये कोई ग्राइंडिंग व्हील है। बच्चों अगर ये कोई तुम्हारे पास ग्राइंडिंग व्हील है तो आप सबको पता है कि इस ग्राइंडिंग व्हील के चारों ओर, सर इस ग्राइंडिंग व्हील के चारों ओर आप लोगों को कहीं ना कहीं अपघर्षक पदार्थ ही तो चिपकाने हैं। तो जब इसके चारों ओर आप अपघर्षक पदार्थ चिपकाओगे तो वो अपघर्षक पदार्थ कौन कौन से चिपकाओगे भाई, ये भी तो आपको बताना है ना। तो इसीलिए हमने पढ़ाया यहां पर टाइप्स ऑफ एब्रेसिव मटेरियल। तो बच्चों ये जो हमारे टाइप्स ऑफ एब्रेसिव मटेरियल होते हैं, ये जो पदार्थ चिपकाए जाते हैं ये 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है नेचुरल एब्रेसिव, और दूसरा होता है सिंथेसिस। नेचुरल एब्रेसिव क्या होता है, तो अगर मैं नेचुरल एब्रेसिव की बात करता हूं तो कह देना ये एब्रेसिव हमें हमेशा नेचर देती है। कहां से प्राप्त होते हैं, अर्थ से प्राप्त होते हैं, या जो आपके एब्रेसिव मटेरियल हमें नेचर देती है, अर्थ से प्राप्त होता है, उसको नेचुरल एब्रेसिव कहते हैं। अब देखो नेचुरल एब्रेसिव में क्या क्या आता है। सबसे पहला बालू ध्यान रखना हमें कौन देती है, अर्थ ही तो देती है, हम बनाते थोड़ी ना है। उसके अलावा डायमंड हमारा नेचुरल एब्रेसिव में आता है। इसके अलावा क्वार्ट्स के पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, कोरंडम, एमरी, इसका प्रोनाउंसिएशन समझ लीजिए एमरी, इसको एमरी बोलेंगे। तो ये सारे के सारे हमारे कौन से एब्रेसिव होते हैं, नेचुरल। अब नेचुरल एब्रेसिव तो हमें अर्थ की सरफेस से मिल जाता है ना। अब कौन कौन से नेचुरल है एक बार याद कर लो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि नेचुरल और आर्टिफिशियल में कंफ्यूजन हो जाती है कि बताइए कौन हमारा नेचुरल है कौन हमारा आर्टिफिशियल है, पूछा भी जाता है। तो नेचुरल एब्रेसिव में सबसे पहले तो बालू हो गया, सैंड, क्वार्ट्स के पत्थर हो गए, डायमंड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, एमरी हो गया। ध्यान रखना ये सारे के सारे हमारे नेचुरल एब्रेसिव में काउंट होते हैं। बच्चों सिंथेसिस एब्रेसिव जिसको आप लोग हिंदी में बोल सकते हैं संश्लेषित वो एब्रेसिव होते हैं, वो अपघर्षक होते हैं जिन्हें हम लोग अपनी प्रयोगशाला बनाते हैं। तो जिन एब्रेसिव को आप अपनी प्रयोगशाला में बनाते हैं सर उनको सिंथेसिस एब्रेसिव के नाम से जाना जाता है। आप लैब में बना लीजिए, वो हमारा सिंथेसिस एब्रेसिव है। बच्चों सिंथेसिस एब्रेसिव में सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बाद सिलिकॉन कार्बाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों सिलिकॉन कार्बाइड के बाद हमारा क्यूबिक बोरोन नाइट्रेट, जिसको शॉर्टकट में हम बताइए क्या बोलते हैं, CBN भी बोलते हैं। इसके अलावा एक और नाम भी मैं आपको बताऊंगा, जिरकोनियम।
बच्चों जिरकोनियम बोल दो या जिरकोनिया बोल दो, एक ही बात है। ये भी हमारा कौन से एब्रेशियो में आता है? सिंथेसिस एब्रेशियो में ही काउंट होता है, ठीक है। अब बच्चों एक एक करके मैं बताता हूं। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, ये एल्यूमिनियम के बाक्साइड एच से प्राप्त होता है, इसीलिए तो फॉर्मूला Al2O3 लिखा है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है हमारे एल्यूमिनियम के बाक्साइड एच से प्राप्त होता है। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो इसका यूज ध्यान रखना, हम लोग सॉफ्ट और मीडियम हार्ड मटेरियल को निकालने में लिए करते हैं। मान लीजिए कोई सॉफ्ट मटेरियल है, उसमें ग्राइंडिंग करनी है, या फिर कोई मीडियम हार्ड मटेरियल है, उसकी ग्राइंडिंग करनी है। तो सॉफ्ट और मीडियम हार्ड मटेरियल के लिए हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आता है कि जितने भी हमारे फेरस मेटल होते हैं, फिर से सुनो, फेरस मेटल, तो फेरस मेटल के लिए हम लोग जो अपघर्षक पदार्थ यूज करते हैं बच्चों, वो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपको मान लीजिए किसी फेरस मटेरियल में ग्राइंडिंग व्हील करना है, जैसे कि मान लीजिए जिसमें आयरन है, तो फेरस मटेरियल के लिए हम लोग हमेशा एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही इस्तेमाल करते हैं। बच्चों सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड ध्यान रखना, ये हार्ड मटेरियल के लिए यूज होता है। किस लिए यूज होता है? हार्ड। लेकिन हार्ड के साथ साथ नॉन फेरस, ये फेरस मटेरियल के लिए यूज नहीं होता। सिलिकॉन कार्बाइड बनता कैसे है बच्चों? सिलिकॉन कार्बाइड के लिए सिलिकॉन कोट, कोट का मतलब होता है पिसा हुआ जो कोयला होता है उसे कोट कहते हैं। कोल मतलब कोयला, कोट मतलब पिसा हुआ है कोयला। और इसके अलावा जो कॉमन साल्ट होता है उनका यूज करके हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड बनाते हैं। मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज होगा, सिलिकॉन कार्बाइड हार्ड के लिए यूज होगा, और क्यूबिक बोरॉन नाइट्रेट ये सबसे ज्यादा हार्ड कह सकते हो एब्रेसिव होता है। मैं आपको बता दूं, ये सबसे अधिक हार्ड मटेरियल के लिए यूज करते हैं। जो सबसे अधिक हार्ड हो उसके लिए CBN यूज कर लो। CBN का पूरा नाम जरूर याद रखिएगा, क्यूबिक बोरॉन नाइट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब जब हम लोग इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं ना, तो इनको हम लोग अल्फाबेट से शो करते हैं। वो अल्फाबेट भी मैं आपको बता देता हूं, है ना, कौन कौन से अल्फाबेट होते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। डायमंड एक नेचुरल एब्रेसिव है और इसका यूज हमेशा नॉन फेरस के लिए होता है। डायमंड का यूज कभी भी फेरस मटेरियल के लिए नहीं होता, नॉन फेरस मेटल के लिए होता है, नॉन फेरस। डायमंड को कभी भी हम लोग फेरस मटेरियल में पता क्यों नहीं यूज करते? तो अगर डायमंड को फेरस मटेरियल में यूज करेंगे ना, तो डायमंड आयरन के साथ अपनी रिएक्टिविटी मतलब क्रियाशील कर देता है, और क्रियाशील करने के बाद डायमंड अपनी हार्डनेस को खो देता है। इसलिए डायमंड टूल का यूज कभी भी हम लोग फेरस मटेरियल के साथ नहीं करते, ना ही हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करते। फेरस मटेरियल के लिए जो स्पेशली यूज किया जा रहा है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस्तेमाल किया जा रहा है, बस इस बात को ध्यान रखिए। तो मैंने आपसे ये कहा कि जितने भी हमारे तो टाइप्स ऑफ एब्रेसिव हैं बच्चों, ये जो है ना, इनका नॉमेनक्लेचर में इनको अल्फाबेट से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? अल्फाबेट से। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से अल्फाबेट है जो हमारे इन मटेरियल को शो करते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट अल्फाबेट है वो मैं बताता हूं, ABCD, और ABCD के बाद Z। ध्यान रखना, ये 5 हमारे फेरस, ये 5 हमारे एब्रेसिव के नाम आपको अल्फाबेट के फॉर्म में याद होना चाहिए। देखो मैं आपको बता दूं, ये कुछ नहीं है। नॉमेनक्लेचर में क्या होता है ना, नॉमेनक्लेचर में एक बड़ी सी संख्या या बड़ा सा नाम लिखने की अपेक्षा हम छोटी से अक्षर या छोटे से संकेत के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। जैसे कि बहुत पहले मान लीजिए आपको ढेर सारी चीजें हों आपके पास, अब आप उसमें बड़ा बड़ा नाम नहीं लिखना चाह रहे हैं, तो छोटा छोटा कोई संकेत लिख दीजिए, उसी को ही तो नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो मान लीजिए हमने आपसे कहा कि जो भी हमारा टाइप्स ऑफ एब्रेसिव मटेरियल होगा उसमें हम लोग ABCD और लास्ट में हमारा Z। बच्चों A से हमारा क्या होगा? तो कहना A का मतलब होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, A का मतलब होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि एक तरह का हमारा एब्रेसिव है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बच्चों B का मतलब होगा CBN, CBN बहुत हार्ड मटेरियल के लिए यूज होता है, क्यूबिक बोरॉन नाइट्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है CBN। और बच्चों CBN के बाद जो C होगा वो हमारा होगा सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड ध्यान रखना, ये शो किया जाएगा हमारा C से, और D से हमारा होगा डायमंड एब्रेसिव, डायमंड। तो डायमंड ध्यान रखना वो हमारा D से शो किया जाएगा, और Z से ध्यान रखना हमारा शो किया जाएगा जिरकोनिया। जिरकोनिया, जिरकोनिया भी ध्यान रखना हमारे एक तरह का सिंथेसिस एब्रेसिव में आता है। आप चाहो तो ये चौथा लिख लीजिए कि ये जो जिरकोनिया है, ये जिरकोनिया कैन सा एब्रेसिव होता है? सिंथेसिस एब्रेसिव होता है, इसको प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। ओके भाई,
तो जब जब आपके सामने टाइप्स ऑफ एब्रेसिव आएगा उसमें आपको ए बी सी डी और लास्ट पे जेड याद करना है। ए से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बी से ट्यूबेट बोरॉन नाइट्रेट CBN, सी से सिलिकॉन कार्बाइड, है ना, और इसके बाद डी से डायमंड, और जेड से हमारा क्या हो जाएगा, जिरकोनिया हो जाएगा। तो हमने सबसे पहला नॉमेनक्लेचर का सबसे पहला टर्म जिसको आप बोलते हैं टाइप्स ऑफ एब्रेसिव, ये समझ लिया। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद हमारा जो अगला वाला टर्म आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी कहानी हमें इसी के इर्द गिर्द ही समझनी है बच्चों। इस वाले टर्म को हम बोलते हैं ड्रेन साइज। अब ये जो ड्रेन साइज है काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से आप सब समझना ड्रेन साइज के बारे में क्या है। देखो हो क्या ना कि जैसे कि आप मार्केट से ढेर सारे अपघर्षक लेके आए, लेकिन जो अपघर्षक मिलते हैं ना वो अलग अलग साइज में मिलते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने बालू लेके आए, तो बच्चों बालू का अलग अलग साइज मिलेगा ना, कहीं पर छोटा बालू मिलेगा, कहीं पर बड़ा बालू मिलेगा, कहीं पर और छोटा बालू मिलेगा, कहीं पर ढेर सारा। तो मार्केट से जब भी कभी आप अपघर्षक लेके आते हैं ना मेरे दोस्त, वो आप लोगों को अपघर्षक अलग अलग साइज में मिलते हैं। बच्चों इन अलग अलग साइजों को हमें क्या करना पड़ता है, इन सारे अलग अलग साइजों को हमें अलग अलग करना पड़ता है, मतलब छांटना होता है जिसको बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि आप लोग अपघर्षक लेके आए, तो अपघर्षक के जो साइज मिलेंगे वो हमारे कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, और इन अलग अलग साइजों को हमें छांटना है। भाई डिफरेंट साइज है, छांटना है। तो छांटने के लिए हम लोग इन मशीन लेके आते हैं और उस मशीन को बोलते हैं सीव सेटर मशीन। बच्चों सेट का मतलब होता है हिलाना, सीव सेटर मशीन ये हमारे कह सकते हो अपघर्षक के डिफरेंट साइजों को अलग अलग करती है। बच्चों आपने अक्सर देखा होगा जब भी कभी कहीं घर बनता है तो वहां पर जब बालू आती है तो बालू को हम लोग क्या करते हैं, छानते हैं। बड़े बड़े टुकड़े अलग हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े अलग हो जाते हैं। वहां पर हम लोग केवल और केवल दो टुकड़ों में चेंज करते हैं, दो जगह चेंज करते हैं, छोटा एक बड़ा। लेकिन अपघर्षक में ध्यान रखना हम लोग 4 तरीके के छन्नियां लगाएंगे, 1 2 3 नहीं 4 तरीके की छन्नियां लगाएंगे। बच्चों 4 तरीके की छन्नी में से सबसे पहली जो छन्नी होगी वो हमें देगी कोर्स ड्रेन, है ना। सबसे पहली जो छन्नी होगी वो छन्नी हमें कौन सी ड्रेन देगी, कोर्स, COARSE, कोर्स ड्रेन की छन्नी होगी। बच्चों कोर्स ड्रेन के बाद अगली जो होगी वो हमारी होगी मीडियम ड्रेन। कोर्स ड्रेन के बाद मीडियम ड्रेन होगा, और मीडियम ड्रेन के बाद ध्यान रखना अगला जो ड्रेन होगा उसको बोलेंगे फाइन ड्रेन, और फाइन ड्रेन के बाद हमारे पास अगले जो ड्रेन होंगे उसको बोला जाएगा वेरी फाइन ड्रेन, वेरी फाइन ड्रेन। ठीक है, फाइन, फाइन का मतलब समझते हैं ना, फाइन का मतलब होता है छोटा पतला, और कोर्स का मतलब होता है मोटा। अगर इसका मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, जहां कहीं फाइन लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब होगा बहुत छोटा, एकदम छोटा, और कहीं पर कोर्स लिखा हुआ मिले, कोर्स का मतलब होता है मोटा, मतलब मोटे मोटे पार्टिकल। कोर्स का मतलब क्या होगा, तो कह देना कोर्स का मतलब होगा मोटे मोटे पार्टिकल, कोर्स। तो आप सब लोग पहले तो फाइन और कोर्स इन दोनों का मतलब समझ लो। फाइन ड्रेन मतलब छोटे छोटे पार्टिकल, कोर्स ड्रेन मतलब हमारे मोटे मोटे पार्टिकल, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा अब कैसे छन्नियां लगी होती मैं बताता हूँ। बच्चों होता क्या है कि ये आपके पास सेव सेटर मशीन दिखाई दी है, ये हमारी सेव सेटर मशीन है। ये एक तरह की छन्नी होती है और कुछ नहीं होता, सिर्फ छन्नी होती है। बच्चों इस मशीन में हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके की छन्नियाँ होती है। जैसे कि पहली छन्नी यहाँ लगा दी गई, है ना, फिर दूसरी छन्नी यहाँ लगा दी गई, एक छन्नी यहाँ लगा दी गई, इसी तरह से एक छन्नी यहाँ लगा दी गई, और मेरे भाई एक छन्नी यहाँ लगा दी गई। अब ये जितने भी हमारे पार्टिकल है इन सारे पार्टिकल को उठा के यहाँ डाल दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। तो आप बताओ सबसे ऊपर वाला जो होल होगा वो हमारा सबसे बड़ा होल होना चाहिए कि सबसे छोटा। तो मेरे भाई ऊपर वाला जो है अगर आपने सबसे छोटा होल रख दिया तो सिर्फ छोटे वाले निकल जाएंगे, बड़े वाले सारे ऊपर रहेंगे तो हम छाटेंगे जैसे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सबसे ऊपर वाली छन्नी है इसके जो होल रहते हैं वो हमारे बड़े बड़े रहते हैं, थोड़ा बड़े बड़े। फिर तो बड़े बड़े रहेंगे तो यहाँ पर जो ड्रेन मिल जाएंगे वो हमें कैसे ड्रेन मिल जाएंगे, तो बड़े बड़े रहेंगे तो यहाँ पर हमें जो ड्रेन मिलेंगे वो हमारे मिल जाएंगे कोर्स ड्रेन। कोर्स का मतलब मोटा या बड़े ड्रेन, यहाँ कोर्स ड्रेन मिलेंगे। फिर इसके नीचे वाली जो छन्नी है इसमें थोड़ा छोटे होल रखेंगे। बच्चों जब इसमें थोड़ा छोटे होल रखेंगे तो यहाँ पर जो ड्रेन मिलेंगे वो ड्रेन हमें बताइए कैसे ड्रेन मिल जाएंगे, तो यहाँ पर हमें ड्रेन मिल जाएंगे फाइन ड्रेन, मीडियम ड्रेन बोलिए। कोर्स के बाद अगला नंबर किसका आता है, मीडियम ड्रेन का। बच्चों मीडियम के बाद यहाँ पर हम लोग जो छन्नी लगाएंगे
ये छन्नी इससे और छोटी हो रही, और छोटी छन्नी हो रही। तो जब और छोटी छन्नी हो रही तो यहाँ पर जो ड्रेन आपको मिलेंगे वो हमारे कैसे ड्रेन मिलेंगे, तो सर यहाँ पर मिल जाएंगे फाइन ड्रेन। अब मिल जाएंगे आपको कौन से ड्रेन, फाइन ड्रेन, है ना। फिर इसके बाद और हिलाएंगे, तो हिलाने के बाद यहाँ पर हमें जो छन्नी मिलेगी, सर यहाँ पर हमारी छन्नी और छोटी हो जाएगी, सर और छोटी हो जाएगी, तो यहाँ पर जो ड्रेन मिल जाएंगे एकदम लास्ट वाले में, तो यहाँ पर मिल जाएंगे आपको वेरी फाइन ड्रेन, वेरी फाइन ड्रेन, वेरी फाइन ड्रेन। तो बच्चों ये जो आपकी मशीन दिखाई रही है ना, इसी मशीन को बोलते हैं सीव सेटर मशीन। सेट का मतलब होता है हिलाना। तो सीव सेटर मशीन की मदद से हम लोग अपने अपघर्षक पार्टिकल को कोर्स ड्रेन, मीडियम ड्रेन, फाइन ड्रेन और वेरी फाइन ड्रेन में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि इनको सॉर्ट ऐसे करते हैं। बच्चों ड्रेन का जो साइज होता है ना, ड्रेन का साइज को हम लोग ड्रेन साइज नंबर से सॉर्ट करते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा ना, कोर्स ड्रेन का मतलब क्या होगा, सर कोर्स ड्रेन का मतलब होता मोटा कण, मोटा कण, ओके। और फाइन ड्रेन का मतलब क्या होगा, सर फाइन ड्रेन का मतलब होगा छोटा या पतला कण, छोटा कण। और वेरी फाइन का मतलब हो जाएगा बहुत छोटा। तो कोर्स का मतलब हमेशा इस बात को रखना मोटा होता है। अब देखो कोर्स ड्रेन को हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं भाई, कोर्स ड्रेन दिखने में देखा जाए तो कैसे नजर आएगा, ऐसे मोटे मोटे नजर आएंगे। ये है हमारे कोर्स ड्रेन जो मोटे मोटे नजर आए। और फाइन ड्रेन क्या होंगे, सर फाइन ड्रेन हमारे छोटे छोटे होंगे, छोटे छोटे होंगे, ये हमारे फाइन ड्रेन है। मीडियम ड्रेन कोर्स ड्रेन से थोड़ा सा छोटे होंगे, कोर्स ड्रेन से छोटा छोटे, इससे बड़े होंगे। वेरी फाइन ड्रेन क्या होंगे, सर वेरी फाइन ड्रेन जो है उससे भी हमारे छोटे छोटे होंगे, वेरी फाइन ड्रेन उससे भी छोटे छोटे, ठीक है। तो इनको हम लोग ड्रेन साइज को, है ना, इसको बोलते हैं ड्रेन साइज। और ड्रेन साइज को सॉर्ट इससे करते हैं बच्चों, ड्रेन साइज को सॉर्ट करते हैं ड्रेन साइज नंबर से। अब कौन से नंबर हमारे कोर्स ड्रेन को सॉर्ट करता है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों कोर्स ड्रेन के लिए हमें ध्यान रखना 10 से 24 का नंबर बताएंगे, 10 से 24। अगर कहीं पे 10 से 24 लिखा होगा वो हमारा कोर्स ड्रेन होगा। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो बच्चों कि अगर मोटे मोटे पार्टिकल हैं तो किसी एक जगह पर उनकी संख्या हमारी क्या रहेगी, कम। अब जैसे कि मान लीजिए ये है जगह तो उतरी है, तो मोटे मोटे पार्टिकल है तो संख्या क्या रहेगी, कम। लेकिन अगर यही छोटे छोटे पार्टिकल होते तो संख्या ज्यादा। तो याद रखना है जो 10 से 24 का नॉमेनक्लेचर होता है वो कोर्स ड्रेन को सूट करते हैं। 30 से 60 का जो नॉमेनक्लेचर होता है वो मीडियम ड्रेन। 10 से 24 के बाद आपको ऐसा नहीं सोचिए कि 26-28 का आ दिया, नहीं, आपके अपने हिसाब से नहीं है। 10 से 24 के बीच का मतलब ये नहीं कि बीच में 14 भी हो रहा, 15 भी हो रहा, 16 भी हो रहा, ये भी मतलब नहीं है। 10 से 24 के बीच भी स्पेशली कुछ नंबर से, बस उन्हीं नंबर में ही आपको ग्रेन साइज मिलेंगे, वो नंबर भी आपको याद करना है। फिर 10 से 24 के बाद 30 से 60 हो गया, 30 से 60 के बाद 80 से 180, ठीक है। और 180 से फिर 180 से शुरुआत नहीं होगी, 220 से शुरुआत होगी मेरे भाई, 220 से ध्यान रखना 800 तक आपको ड्रेन साइज मिलेगा। फिर से मैं बता दूं 10 से 24 कोर्स ड्रेन, फिर 30 से 60 मीडियम ड्रेन, फिर 30 से 60 हो गया, अब शुरुआत 80 से होगी तो 80 से हमारा 180 फाइन ड्रेन, और फिर 220 से 800 तक वेरी फाइन ड्रेन। इस बात को आपको याद रखना। मैंने आपको अभी अभी ये बात क्लियर की है कि 30 से 60 का मतलब अगर मीडियम ड्रेन है तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि 30 से 60 के बीच 31, 32, 33 सब हो गए, नहीं। इसमें भी कुछ नंबर से, बस वही नंबर ही आपको याद करने हैं बच्चों। अगर मैं यहाँ पर नंबर्स की बात करूं तो मैंने आपको अभी बताया कि 10 से 24 हमारा क्या होता है, तो कह देना 10 से 24 हमारा कोर्स ड्रेन होता है, कोर्स ड्रेन। 30 से 60 हमारा मीडियम ड्रेन होता है। और इसके बाद अगर 80 से 180 की बात करते हैं तो ये हमारा फाइन ड्रेन की कैटेगरी में आएगा, और 220 से 800 ये हमारा वेरी फाइन ड्रेन की कैटेगरी में आएगा। तो मैंने अभी अभी बताया कि इसमें भी वो सारे नंबर्स नहीं होते हैं, कुछ नंबर होते। जैसे कि अगर मैं 10 से 24 की बात करता हूं तो 10 से 24 के बीच कितने नंबर हैं या कितने ड्रेन साइज है जो आपको मिलने वाले हैं, तो 10 से 24 के बीच में 10 नंबर वाला ड्रेन साइज मिलेगा, 12 नंबर वाला मिलेगा, 14 नंबर वाला मिलेगा, 16, 20, 24, 10, 12, 14, फिर इसके बाद 16, 10, 12, 14, 16, फिर इसके बाद 20 और 24। बच्चों सेम चीज जब आप 30 से 60 के बीच पढ़ते हो तो 30 से 60 के बीच ध्यान रखना जो आपको ड्रेन साइज में नंबर मिलेंगे वो नंबर मिलेंगे 30 के बाद 36, 46, 54 और 60।
सेम तरह से 80 से 180 के बीच में 80, 100, 120, 150, 180, 220 से 800 के बीच 220, 240, 280, फिर 320, 400, 500 और 600। तो मैंने पहले भी कहा था ये सारे नंबर ऐसा नहीं कि सारे नंबर है, फिर भी अगर आपको ये चीज नहीं याद हो रही है तो कोई बात नहीं, कम से कम इतना जरूर याद होना चाहिए। अब याद हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं याद हो जाए तो एक बार बोल लीजिए, बोल लेंगे तो बड़े आराम से याद हो जाएगा। मैं आपको बता दूं ये हमारे क्या है, तो कह देना ये हमारे ड्रेन साइज है, तो ये ड्रेन है, ये क्या है, ड्रेन है, कैसे ड्रेन है ना। और ये क्या है, तो कह देना ये तुम्हारे लिखे यहां पर बच्चों ड्रेन साइज नंबर, इनको बोला जाता है ड्रेन साइज नंबर। अब यहां पर तुम लोगों को एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी याद होना चाहिए बच्चों। वो फॉर्मूला क्या कहता है उसको जरा थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर तुम्हें ड्रेन साइज निकालना है, मान लो कोई भी अपघर्षक पदार्थ है, उस अपघर्षक पदार्थ का क्या निकालना है, ड्रेन साइज निकालना है कि उसका साइज कितना है। जैसे कि मैंने यहां पर एक अपघर्षक पदार्थ बनाया, ये अपघर्षक पदार्थ है, मैं आपसे पूछूं इसका साइज बताओ। साइज का मतलब 2 mm का है, 10 mm का है, कितने mm का है, हम मुझे इसका साइज बताना है। तो ध्यान रखना ड्रेन साइज निकालने का तरीका होता है ऊपर 25.4 रखिए और नीचे ड्रेन साइज नंबर लिखिए। ओके, तो ड्रेन साइज निकालने का फॉर्मूला होता है ऊपर 25.4 लिखिए, नीचे ड्रेन साइज नंबर लिखिए, और बच्चों इससे जो आंसर आएगा वो तुम्हारा mm में आंसर आएगा। हालांकि ये फॉर्मूला एक और होता है, कई बार क्या होता है किताबों में आप इसको देखेंगे तो यहां पर ऊपर लिखा होगा 1, तो जब ऊपर 1 लिखा हो तो यहां पर जो आंसर मिलेगा वो इंच में मिलेगा, यहां पर आंसर इंच में मिलेगा। बट आपको पता है कि 8 इंच में कितना होता है, 25.4 mm होता है। तो जब 8 इंच में 25.4 mm होता है तो यही रीजन है, तो यहां पर हम लोग mm में चाहें तो mm में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं आपको बताता हूं ड्रेन साइज निकाले कैसे जाते। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मुझे 100 ड्रेन नंबर का, ड्रेन साइज नंबर का ड्रेन साइज बताना है 100 का। तो 100 का बताना है तो कुछ नहीं करना, तुम्हें ड्रेन साइज यहां रखना है और 25.4 ऊपर रहेगा, और ड्रेन साइज नंबर कितना हो गया 100, ड्रेन साइज नंबर हो गया 100। तो फाइनली तुम लोगों को ड्रेन साइज पता चल जाएगा कि ड्रेन साइज कितना होना चाहिए। तो जैसे ही आप यहां 100 का डिवाइड कराओगे तो आंसर हो जाएगा 0.254 mm। ये इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ओके, तो इस पे भी एक सवाल आता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि ड्रेन साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेन साइज नंबर। ड्रेन साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेन साइज नंबर। ठीक है, आप इसको ऐसा भी देखिए, ड्रेन साइज नंबर जितना ज्यादा है, ड्रेन साइज नंबर जितना ज्यादा है हमारे पार्टिकल उतने छोटे हैं। देख लो, वेरी फाइन भाई, नंबर जितना ज्यादा है वेरी फाइन है। वेरी फाइन का मतलब साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। वेरी फाइन का मतलब क्या हो गया, साइज छोटा हो गया। तो ध्यान रखना, ड्रेन साइज अगर निकालना है आपको तो 25.4 ऊपर रखिए, डिवाइड बाई ड्रेन साइज नंबर नीचे रखिए, वहां से आप लोग बहुत इजीली जो है क्या बता सकते हैं, ड्रेन का साइज बता सकते हैं। ठीक है, बाकी ये आपको एकदम क्लियर कट पता होना चाहिए। 10 से 24 के बीच में हमारा कोर्स ड्रेन होता है, 30 से 60 के बीच में मीडियम ड्रेन होता है, 80 से 180 के बीच में फाइन ड्रेन होता है, 220 से 800 के बीच में वेरी फाइन ड्रेन होता है। अगर आगे के नंबर याद कर सकते हो तो याद कर लेना, नहीं याद कर सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक बार अच्छे से याद करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बच्चों आप सुनो। बच्चों, कोर्स ड्रेन और फाइन ड्रेन, अगर इन दोनों ड्रेनों के हम लोग अपघर्षक पहिए यूज करते हैं तो क्या फायदा और क्या नुकसान मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने टोर्स ड्रेन यूज किया, आपने एक ऐसा ग्राइंडिंग व्हील यूज किया है जिसमें एकदम मोटे मोटे पार्टिकल यूज किए रहे, है ना। आपने एक ऐसे ग्राइंडिंग व्हील यूज किया है जिसमें ढेर सारे कोर्स ड्रेन मतलब मोटे मोटे पार्टिकल यूज किए रहे। तो बच्चों, जितना ज्यादा मोटे मोटे पार्टिकल होंगे तो वो मटेरियल को भी ज्यादा निकालेंगे। अब मेरी बात समझना बात को, तो जब आपके मोटे मोटे पार्टिकल होते हैं बच्चों तो उनका जो डेप्थ ऑफ कट होता है, मटेरियल निकालने का जो डेप्थ ऑफ कट होता है वो ज्यादा होता है। जितना ज्यादा डेप्थ ऑफ कट होगा उतना ही तुम्हारा मटेरियल रिमूवल रेट होगा। डेप्थ ऑफ कट जितना ज्यादा होगा उतना ही तुम्हारा मटेरियल रिमूवल रेट होगा, उतना ही ज्यादा तो तुम मटेरियल निकाल पाओगे। लेकिन ज्यादा मटेरियल निकालने का मतलब ये होता है कि मेरे भाई सरफेस फिनिश क्या हो जाएगी, तो कह देना जो हमें सरफेस फिनिश मिलेगी वो हमें कम मिलेगी।
भाई जितना ज्यादा मटेरियल निकालोगे सरफेस फिनिश उतनी कम मिलेगी। सर आप मटेरियल ज्यादा निकाल रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि बहुत क्लोज टॉलरेंस देना पॉसिबल नहीं है। क्लोज टॉलरेंस देने का मतलब ये है कि जैसे कि 10 mm को 9.90 mm बनाना है, 10 mm को 9.90 mm बनाना है, तो वो हमारा टोर्स ड्रेन वाले ग्राइंडिंग व्हील से पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इससे ग्राइंडिंग व्हील से मशीनिंग करोगे तो वो 10 mm को डायरेक्ट 9 mm बना देगा, 9.90 नहीं बना पाएगा। इसीलिए ध्यान रखना, टोर्स ड्रेन वाले से जो क्लोज टॉलरेंस आप देने की बात कर रहे हो, क्लोज टॉलरेंस देने की बात कर रहे हो, तो वो नॉट पॉसिबल हो जाए। क्लोज टॉलरेंस नॉट पॉसिबल, क्लोज टॉलरेंस नॉट पॉसिबल, ठीक है। जबकि आप यही फाइन ड्रेन यूज करते हैं। मान लीजिए आपने ऐसा ग्राइंडिंग व्हील यूज किया जिसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है, एकदम नन्हे नन्हे, तो जितना ज़्यादा हमारे छोटे छोटे पार्टिकल होंगे मेरे भाई, उसकी जो डेप्थ ऑफ कट होगी वो बताइए क्या होगी, तो कह देना उसकी डेप्थ ऑफ कट उतनी कम होगी। डेप्थ ऑफ कट कम होगी, मटेरियल रिमूवल रेट भी हमारा कम होगा। मटेरियल रिमूवल रेट कम होगा, डेप्थ ऑफ कट कम है, लेकिन जो सरफेस फिनिश मिलेगी मेरे भाई, वो सरफेस फिनिश हमारी क्या मिलेगी, सरफेस फिनिश हमारी ज़्यादा मिलेगी, सरफेस फिनिश ज़्यादा मिलेगी। और जितना पास भाई देखो छोटे छोटे पार्टिकल आप यूज कर रहे हो ना ग्राइंडिंग व्हील में, तो अगर आपने छोटे छोटे पार्टिकल बच्चों यूज किया है तो आप उसका क्लोज टॉलरेंस भी तो दे सकते हो। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि फाइन ग्रेन में क्लोज टॉलरेंस देना पॉसिबल है, क्लोज टॉलरेंस इज पॉसिबल। तो बहुत इंपॉर्टेंट थी ये स्लाइड। ड्रेन साइज, ड्रेन साइज और ड्रेन साइज नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रेन साइज को डिफाइन करता है ड्रेन साइज नंबर, कब कौन सा नंबर पे कौन सा ड्रेन मिलेगा वो बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब घर्षण पहियों में ड्रेन साइज नंबर भी हो रही है। अब ये देखो ये वाली टेबल को जरा देखिए, हम लोग ये वाला टॉपिक निपटा लिया, अब रेशियो पार्टिकल ड्रेन साइज नंबर निपटा लिया। अब हमारा आ जाता है ड्रेड। बच्चों ड्रेड क्या बताता है मैं बताता हूं, है ना। ड्रेड बताता है आपको कि कोई भी व्हील कितना सॉफ्ट है या कितना हार्ड है, ड्रेड। तो कोई भी ग्राइंडिंग व्हील का ड्रेड क्या बताता है, तो ध्यान रखना, ड्रेड अगर कोई पूछे तो ड्रेड क्या बताता है, तो ड्रेड की वजह से हम लोग किसी भी ग्राइंडिंग व्हील की क्या बताते हैं, सॉफ्टनेस और हार्डनेस बताते हैं। कोई भी ग्राइंडिंग व्हील कितना हमारा सॉफ्ट है यानी सॉफ्टनेस बताएंगे, या फिर बताइए क्या बताएंगे, हार्डनेस। तो सॉफ्टनेस और हार्डनेस बताने का काम कौन करता है, ड्रेड करता है। बच्चों ड्रेड को हम लोग अल्फाबेट से शो करते, किससे शो करते बच्चों, अल्फाबेट से शो करते। अब कौन सा अल्फाबेट क्या बताता है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ध्यान रखना जो ए से एच होता है, ए से एच, ए से एच अगर अल्फाबेट है तो वो हमेशा हमें बताएगा सॉफ्ट व्हील। क्या बताएगा, सॉफ्ट व्हील। टेरेट का मतलब ये है कि कहीं पर मान लीजिए सी डी ये अल्फाबेट निकल के आ जाए तो ए से एच के बीच जितने अल्फाबेट होंगे वो सब हमें सॉफ्ट व्हील के बारे में बताएंगे। फिर आई से जो पी होगा, अब देखो ए बी सी डी एफ जी एच आई, आई से हमारा जो पी होगा वो आपको बताएगा मीडियम ड्रेड। मीडियम ड्रेड, मीडियम ड्रेड का मतलब हो गया कि जो ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो रहा ना बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा, आई से पी। पी के बाद क्या हो जाता है, पी क्यू, क्यू से शुरुआत हो जाएगी, तो क्यू से हमारा पूरा जेड, तो क्यू से पूरा जेड बताइए क्या बताएगा, तो कह देना पूरा क्यू से जेड बताएगा हार्ड व्हील। व्हील हमारा उतना हार्ड हो रहा। तो कोई भी व्हील हमारा कितना सॉफ्ट है कितना हार्ड है ये हमें हमेशा ड्रेड बताता है। ए से एच हमारा सॉफ्ट व्हील होगा, आई से पी हमारा मीडियम ड्रेड व्हील होगा, और क्यू से जेड हमारा कौन सा व्हील होगा, हार्ड ड्रेड व्हील होगा। तो ड्रेड हार्डनेस या सॉफ्टनेस होता है। अब बच्चों यहां पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट को आपको समझना है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास, मैंने आपके सामने दो मटेरियल दिखाए, एक पहला ये मटेरियल, एक दूसरा ये मटेरियल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। केस नंबर 01 इसको नोट डाउन कर लीजिए, और ये हमारा केस नंबर 02। तो केस नंबर 01 ये कहता है कि मान लीजिए हमें ऐसे मशीनिंग, ऐसे प्रोसेस में मशीनिंग करनी है जो हमारा सॉफ्ट वर्क पीस हो। तो सॉफ्ट वर्क पीस के लिए कैसा ग्राइंडिंग व्हील यूज करोगे, मान लीजिए हमारे पास सॉफ्ट वर्क पीस है, कैसा ग्राइंडिंग व्हील यूज करोगे। और या फिर हमारे पास हार्ड वर्क पीस है,
वर्कपीस हमारा हार्ड है, तो बताइए टेंसर ग्राइंडिंग व्हील यूज करोगे, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, तो पहले हार्ड वाला समझो बच्चों। अगर तुम्हारे पास हार्ड वर्कपीस है तो हार्ड वर्कपीस के लिए जो भी हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है वो सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील होता है। लेकिन सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील उल्टा है, अगर हार्ड वर्कपीस है तो सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील यूज करना है, और सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील है तो हार्ड ग्राइंडिंग व्हील यूज करना है। और ग्राइंडिंग व्हील सॉफ्ट है कि हार्ड है ये बताता है उसका ड्रेन साइज नंबर नहीं। और बच्चों ड्रेन साइज नंबर को, ये जो पिछला वाला मैंने ड्रेन साइज नंबर बताया ना, ड्रेन साइज नंबर, इसी का दूसरा नाम होता है ड्रिट साइज। ड्रेन साइज का दूसरा नाम होता है ड्रिट साइज। तो ड्रेन साइज नंबर जो है ना वो केवल और केवल ये बताता है कि कितना कोर्स है कितना फाइन है। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास हार्ड वर्कपीस है तो हार्ड वर्कपीस के लिए हमें यूज करना होगा सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील। कैसा व्हील यूज करना होगा? सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील यूज करना होगा। बट इसमें जो ड्रेन यूज करने होंगे, ड्रेन, वो कौन से ड्रेन यूज करने होंगे? तो हार्ड मटेरियल अगर निकालना है तो हमें ना फाइन ड्रेन यूज करने होते। बच्चों होता क्या है कि फाइन ड्रेन ना मटेरियल को अच्छे से निकाल पाते, कोर्स ड्रेन एकदम सॉफ्ट होते हैं, है ना। मैं इस लाइन को भी देखो आपको लिखा देता हूं, जो हमारे यहां लिखा देता हूं। सुनो बच्चों, जो कोर्स ड्रेन होते हैं ना वो ध्यान रखना नेचर में कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। और फाइन ड्रेन कैसे होते हैं बच्चों? फाइन ड्रेन जो है वो नेचर में हमारे कैसे होते हैं? हार्ड होते। नेचर में कैसे होते? हार्ड होते। तो मैंने आपसे कहा कि हार्ड वर्कपीस में मशीनिंग करनी है तो ग्राइंडिंग व्हील सॉफ्ट होना चाहिए। बट इसमें जो ड्रेन साइज यूज करोगे वो कैसा यूज करोगे? तो कह देना इसमें जो ड्रेन साइज यूज होगा वो फाइन ड्रेन साइज यूज होगा, फाइन ड्रेन साइज। इसका उल्टा हमारा सॉफ्ट में, अगर तुम्हारे पास सॉफ्ट वर्कपीस है तो कैसा ग्राइंडिंग व्हील यूज करना है? तुम्हें हार्ड ग्राइंडिंग व्हील यूज करना है। और हार्ड ग्राइंडिंग व्हील यूज करने के लिए हार्ड ग्राइंडिंग व्हील यूज होगा, उसके साथ साथ हमारा कौन सा ड्रेन यूज होगा? कोर्स ड्रेन यूज होगा, कोर्स ड्रेन साइज। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लोगों को ये अटपटा लगता है, लेकिन जो मैंने आपको बताया यही एकदम सही है और यही आपको याद रखना है ना। तो बच्चों ड्रेन साइज भी हो गया। देखो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया था? एब्रेसिव, फिर ड्रेन साइज, फिर ड्रेड। बच्चों ड्रेड पढ़ने के बाद अगला जो आ जाएगा मेरे भाई वो आ जाएगा आप स्ट्रक्चर। क्या आ जाएगा? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, तो पहले आप स्ट्रक्चर को समझो। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने एक छोटा सा स्पेस या एरिया बनाया और दोनों डायग्रामों में ये एरिया एकदम सेम है। दोनों डायग्रामों में ये एरिया कैसा बच्चा? एकदम सेम है। ओके, तो बच्चों यहां पर ये जो पहला वाला डायग्राम है, इस डायग्राम में मैंने ढेर सारे अपघर्षक पार्टिकल रख दिए, ढेर सारे। ये देखो बच्चों, एक ही एरिया में यहां पर ढेर सारे अपघर्षक पार्टिकल रखे और उतने ही एरिया में देखो यहां पर मैंने थोड़े कम अपघर्षक पार्टिकल रखे, ऐसे। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर डेंस होगी, कौन सी स्ट्रक्चर ओपन होगी, है ना। एक सेकेंड। तो बच्चों देखो यहां पर मैं आपको बता दूं, एरिया सेम होते हुए यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो भी हमारे अपघर्षक पार्टिकल है वो बहुत पास पास है। और जब अपघर्षक पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डेंस स्ट्रक्चर। ये हमारी डेंस स्ट्रक्चर है। यहां पर देखो अपघर्षक पार्टिकल क्या है? तो कह दे रहा है यहां पर अपघर्षक पार्टिकल दूर दूर है। तो जब अपघर्षक पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो ध्यान रखना उसे बोला जाता है ओपन स्ट्रक्चर के नाम से। तो ध्यान रखना एक तुम्हारा डेंस स्ट्रक्चर होता है और दूसरा बताइए हमारा कौन सा स्ट्रक्चर होता है? ओपन स्ट्रक्चर होता है। इस बात को याद रखिएगा, है ना। ये भाई एक मिनट हो जरा, ठीक है, हाँ ठीक है। तो डेंस स्ट्रक्चर इसकी नंबरिंग कैसे की जाती है? तो डेंस स्ट्रक्चर की नंबरिंग ध्यान रखना 1 से 7 होती है और ओपन स्ट्रक्चर की नंबरिंग 8 से 15 होती है। ओपन स्ट्रक्चर की नंबरिंग हम लोग कैसे करते हैं? 8 से 15 करते हैं। तो डेंस स्ट्रक्चर 1 से 7 की नंबरिंग में जाएगा, ओपन स्ट्रक्चर 8 से 15 नंबर में। अब डेफिनेशन क्या है स्ट्रक्चर की? स्ट्रक्चर की परिभाषा होती है कि किसी ग्राइंडिंग व्हील में एक निश्चित आयतन में एब्रेसिव पार्टिकल, बॉन्ड मटेरियल और पोरोसिटी, पोरोसिटी का मतलब होता है कि कितना गैप है, पोरोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ही स्ट्रक्चर कहलाता है। फिर से सुनिए
टिश्यू ग्राइंडिंग व्हील में एक निश्चित आयतन में एब्रेसिव पार्टिकल बॉन्ड मटेरियल इनकी पोरोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ही हमारा स्ट्रक्चर कहलाता है। तो जो भी तुमने एब्रेसिव पार्टिकल यूज किए हैं, पोरोसिटी है ना, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बॉन्ड मटेरियल है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वही हमारा स्ट्रक्चर कहलाएगा। डेंस स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर। 1 से 7 हमारा डेंस होगा, 8 से 15 हमारा ओपन होगा। बच्चों डेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है, तो आप जरा गौर से देखिए, तो डेंस स्ट्रक्चर में एकदम मटेरियल पास पास है, अगर आप देख पा रहे हैं बहुत पास पास है, तो 101% यहां पर जो डेप्थ ऑफ कट होगी वो हमारी कम होगी। मटेरियल पास पास है यार, छोटे छोटे ऐसे, तो जब छोटे छोटे तभी तो डेंस बनेगा। तो डेप्थ ऑफ कट कम होगी, और डेप्थ ऑफ कट कम होगी तो मटेरियल रिमूवल रेट भी कम होगा। लेकिन डेप्थ ऑफ कट कम होगी, मटेरियल रिमूवल रेट कम होगा। बट अगर सरफेस फिनिश की बात करेगा तो यहां पर बताइए सरफेस फिनिश वापस से हमारी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, सरफेस फिनिश ज्यादा। और डेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है बच्चों, आप लोग क्लोज टॉलरेंस देना पॉसिबल है, क्लोज टॉलरेंस इज पॉसिबल। तो आप अगर किसी वर्क पीस को ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि वो 10 mm से 9.910 mm बन जाए, 9 mm बन जाए, तो वो डेंस स्ट्रक्चर से बनेगा। ओपन स्ट्रक्चर 8 से 15। ओपन स्ट्रक्चर में बताइए डेप्थ ऑफ कट क्या होगी, ज़्यादा होगी, मेटल रिमूवल रेट भी हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, और हमारा जो सरफेस फिनिश है वो भी हमारा क्या होगा, तो कह देना यहाँ पर जो सरफेस फिनिश है मेरे भाई वो भी ज़्यादा होगा। और इसमें क्लोज टॉलरेंस इज नॉट पॉसिबल, क्लोज टॉलरेंस इज नॉट पॉसिबल। बताओ, ठीक है, क्लियर है ना। तो 2 तरह की स्ट्रक्चर मैंने बताया, पहली स्ट्रक्चर हमारी डेंस, और दूसरी स्ट्रक्चर का बताइए नाम क्या बताया, तो कह दे रहा दूसरी स्ट्रक्चर हमारी ओपन स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को अल्फाबेट से शो करते हैं कि नंबर से शो करते हैं, तो ध्यान रखना स्ट्रक्चर को हम लोग नंबर से शो करते हैं, 1 से 7 डेंस और 8 से 15 ओपन। ठीक है, चलो और आगे बच्चों, स्ट्रक्चर के बाद हमारा जो अगला वाला टर्म आ जाता है वो टाइप्स ऑफ बॉन्ड आ जाता है। जितने भी हमारे कह सकते हो आप ग्राइंडिंग व्हील बनाओगे, तो हर एक ग्राइंडिंग व्हील में जो आपके अपघर्षक पदार्थ होते हैं ना, वो आपस में कोई ना कोई बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, उनको किससे शो करते हैं, तो याद रखना जितने भी हमारे बॉन्ड होते हैं उनको अल्फाबेट से शो करते हैं, अल्फाबेट से। तो सबसे पहला जो बॉन्ड आता है उसको बोलते हैं विट्रीफाइड बॉन्ड। याद रखना विट्रीफाइड बॉन्ड को वी से शो करते हैं। विट्रीफाइड का ही दूसरा नाम सिरेमिक बॉन्ड है, चाहे सिरेमिक बॉन्ड कहिए चाहे विट्रीफाइड बॉन्ड कहिए, तो कहीं पर वी लिखा हो समझ जाना विट्रीफाइड बॉन्ड है। सिलिकेट बॉन्ड को एस से शो करते हैं। अब इस पे ये सवाल डायरेक्ट आता है कि कौन सा बॉन्ड सबसे मजबूत होता है, कौन सा बॉन्ड सबसे सॉफ्ट होता है। तो वेरी हार्ड या सबसे मजबूत बॉन्ड पूछा जाए तो विट्रीफाइड बॉन्ड सबसे मजबूत होता है, सबसे मजबूत या सबसे हार्ड, और सबसे सॉफ्ट बॉन्ड होता है सिलिकेट। बच्चों रबर बॉन्ड को हम लोग शो करते हैं कैपिटल आर से। अभी तक देखो अल्फाबेट का पहला अक्षर लिया जा रहा है, विट्रीफाइड का वी, सिलिकेट का एस, रबर बॉन्ड का आर, मेटल बॉन्ड को एम से। अब बच्चों जो हमारा सॉलिड बॉन्ड होता है उसको एस नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ऊपर हमारा कहीं ना कहीं सिलिकेट आ चुका है। तो सॉलिड बॉन्ड को शो करते हैं ई से, सॉलिड बॉन्ड को किससे शो करते हैं, ई से शो करते हैं। और लास्ट वाला बताइए हमारा क्या है सर, लास्ट वाला है रेजिन बॉन्ड, जिसको रेजिनॉइड भी कहते हैं, इसको शो किया जाता है बी से, इसको शो किया जाता है ध्यान रखना बी से, आर से नहीं शो करते, क्यों, क्योंकि आर से कहीं ना कहीं रबर बॉन्ड हो चुका है। तो जितने भी हमारे मटेरियल में बॉन्ड यूज होंगे हमारे अपघर्षक पदार्थों में, तो उस बॉन्ड को किस अल्फाबेट से शो करना है वो बात भी आपको पता होना चाहिए। विट्रीफाइड को वी से, इसके बाद हमारा रबर बॉन्ड को आर से, मेटल बॉन्ड को एम से, लेकिन सॉलिड बॉन्ड को ई से, रेजोनाइड बॉन्ड को बी से, समझ रहे हैं ना। और सबसे हार्ड बॉन्ड पूछा जाए या सबसे मजबूत बॉन्ड पूछा जाए विट्रीफाइड, और सबसे सॉफ्ट पूछा जाए तो सिलिकेट। तो ये ना हमने नॉमेनक्लेचर को पढ़ाने से पहले नॉमेनक्लेचर का पूरा बेस तैयार कर दिया है। अब इसी बात को मैं आपको यहां बताने वाला हूं कि कैसे क्या होने वाला है। मैं अभी संख्या लिखूंगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अभी इसमें क्वेश्चन भी बताएंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। जो अभी मैंने शुरुआत में क्वेश्चन दिखाए थे ना, वो सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। बताइए, तो हम लोग चलो स्टार्ट कर देते हैं नॉमेनक्लेचर पढ़ना। और इसमें क्वेश्चन आपको देखो ऐसे ही पूछा जाता है, ये देखो ना,
जैसे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ओपन स्ट्रक्चर, ऐसे ही ना, ओपन स्ट्रक्चर बताइए इनमें से क्या है। तो इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे। मैंने अभी अभी बताया है कि 1 से 7 तक तुम्हारी कौन सी स्ट्रक्चर होती है, डेंस, और 8 से जो 15 होती है वो हमारी कौन सी होती है, ओपन। इसीलिए इन्होंने ओपन पूछा है, तो ओपन का आंसर 8 से 15 के बीच ये हमारा आंसर चला जाएगा। नहीं समझे बात को, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है कि आपको बताना है कि फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर बताइए इनमें से कौन सा ड्राइंडिन मिलती है। सर फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर पूछ रहा है, याद करो सबसे पहले 10 से 24 मैंने बताया था कोर्स ग्रेन, फिर 30 से 60 मैंने बताया था मीडियम। बच्चों 80 से याद करो, 80 से 180 तक क्या बताया था, फाइन। तो याद करो इन्होंने फाइन पूछा है तो 80 वाला आ जाएगा। 220 वाली जो स्ट्रक्चर आई थी वो वेरी फाइन में रही थी, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी पढ़ रहे हैं आप लोग, आप बहुत, ये अभी मैंने सी का नाम आपको बताया था, सी से क्या होता है, सी से याद करो सिलिकॉन कार्बाइड मैंने बॉन्ड बताया था, ये बॉन्ड का प्रकार है ABCD, और फिर उसके बाद मैंने बताया था जेड वाला याद कर लेना। नहीं समझे बात को, है ना। तो उसी तरह अभी ये डेफिनेशन वाला सवाल है, अभी आएगा। जैसे लिखा सॉफ्ट ग्रेड क्या होता है, सॉफ्ट ग्रेड याद करो मैंने बताया था कि ए से लेके जो H होता है, ABCDEFGH, ए से लेके H तक क्या होता है, सॉफ्ट ग्रेड। तो इसीलिए सॉफ्ट ग्रेड का आंसर ABC हो जाएगा, हमारा सॉफ्ट ग्रेड में आ जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि इसी तरह के सवाल आएंगे और इसी तरह के सवाल आपको देखना है कि कैसे मतलब बनाने हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आप परेशान मत होइए। तो मैं आप लोगों को अब मैं बताने जा रहा था क्या सर, मैं आपको बताने जा रहा था यहाँ पर कि नॉमेनक्लेचर में कौन कौन से वर्ड यूज होंगे। बच्चों जब भी कभी नॉमेनक्लेचर का कोई भी क्वेश्चन आएगा, अभी और भी बहुत सारे सवाल है, ऐसा नहीं है कि 1-2 सवाल है, मैं आपको बता दूं इस वाले टॉपिक से भर भर के सवाल आते हैं। और आप पूरा यूट्यूब छान मारिए, आपको बहुत ज्यादा इस टॉपिक की डिटेल कहीं पर नहीं मिलेगी, कहीं पर मतलब कहीं पर ही नहीं मिलेगी। चलो स्टार्ट किया जाए। तो बच्चों जब भी कभी किसी भी ग्राइंडिंग व्हील को खरीदने जाते हैं तो हर एक ग्राइंडिंग व्हील का जो बगल का एरिया होता है उस एरिया में ये पूरा नॉमेनक्लेचर लिखा होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके दिखाता हूं। जैसे कि मान लीजिए यहां पर एक संख्या लिखी है 38, ओके, जो कि सबसे पहला प्रीफिक्स होता है। फिर एब्रेसिव मटेरियल आता है, एब्रेसिव पदार्थ आता है। मान लीजिए एब्रेसिव पदार्थ में यहां लिखा हुआ है सी, क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। फिर आ जाएगा ड्रेन साइज, मान लेते हैं कि ड्रेन साइज में यहां पर लिखा हुआ है 60, क्या लिखा हुआ है, 60 लिखा है बच्चों। फिर आ जाएगा ड्रेड, ड्रेड में मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है बी, क्या लिखा है, बी। फिर आ जाएगा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है 10, और फिर इसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड में मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है बी, बॉन्ड में भी लिखा है। और फिर लास्ट में हमारा सफिक्स आ जाएगा, प्रीफिक्स पहले होता है, प्रीफिक्स सबसे पहले होता है, और सफिक्स मान लीजिए सबसे लास्ट में आ गया जहां पर लिखा है यहां पर 55, ओके। तो सबसे पहले तो आप सीक्वेंस याद कीजिए, सीक्वेंस याद करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक सीक्वेंस नहीं याद होगा तब तक आप कभी भी इसका आंसर नहीं दे पाओगे। तो सीक्वेंस में ध्यान रखना सबसे पहले जो प्रीफिक्स होता है और सबसे लास्ट में हमेशा सफिक्स आएगा। प्रीफिक्स और सफिक्स ये मैन्युफैक्चरर्स के कोड होते हैं। मैं फिर से बता दूं, जो प्रीफिक्स होता है ये क्या होता है, तो कह देना ये हमारे मैन्युफैक्चरर के कोड होते हैं। मतलब जो भी इस ग्राइंडिंग व्हील को बनाया है उसने अपना कोड डाल दिया है, मैन्युफैक्चरर के कोड है, ओके। तो ये सफिक्स भी हमारा क्या होता है, तो कह देना सफिक्स भी हमारा मैन्युफैक्चरर का कोड होता है। अच्छा, मैन्युफैक्चरर को ये कोड देने की जरूरत क्यों पड़ी बच्चों, क्योंकि ग्राइंडिंग व्हील मार्केट में बहुत सारे लोग बना रहे हैं, एक लोग थोड़ी ना बना रहे हैं। तो मान लीजिए फलाना कंपनी ने बनाया तो उसको फलाना कोड दे दिया, और ढिटाना कंपनी ने बनाया तो उसको ढिटाना कोड दे दिया। नहीं समझे बात को। तो सबसे पहले तो आप ये समझो, सबसे लास्ट में हमारा प्रीफिक्स होगा जो एक संख्या में होगा, मैन्युफैक्चरर कोड होगा। सबसे लास्ट में हमारा सफिक्स होगा जो एक संख्या में होगा, मतलब न्यूमेरिकल में होगा और कोड होगा, ठीक है, वो संख्या में होगा। बच्चों प्रीफिक्स के बाद जो सबसे पहला नंबर आता है वो हमारा आता है एब्रेसिव। एब्रेसिव का मतलब हो गया कि यहां पर सबसे पहले आपको अपघर्षक के बारे में बताना है कि कौन सा अपघर्षक है। बच्चों जितने भी हमारे अपघर्षक होते हैं वो हमेशा अल्फाबेट के फॉर्म में शो किए जाएंगे। अल्फाबेट याद रखिएगा, ये हमारे अल्फाबेट में शो होंगे, अल्फाबेट में, ये किसी नंबर्स में शो नहीं होंगे, अल्फाबेट में शो होंगे। अल्फाबेट में मैंने आपको कहा था कि ए आ जाए तो तुम्हारा बताइए क्या नाम बोला जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। बी आ जाए तो बताइए क्या होगा, बी आ गया तो CBN, सी आ गया तो सी का मतलब क्या होगा, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड।
डी का मतलब मैंने बताइए क्या बताया था सर, डी का मतलब बताया था डायमंड। और याद करो जो हमारा जेड होता है उसका मतलब मैंने क्या बताया था सर, जेड का मतलब बताया था जिरकोनियम या जिरकोनिया। तो सबसे पहले हमारा मैन्युफैक्चरर कोड जो प्रीफिक्स होगा, फिर इसके बाद अपघर्षक। अपघर्षक देखो अल्फाबेट में आ गया। ड्रेन साइज ध्यान रखना हमेशा नंबर में होगा। अब जैसे 60 आ गया, 60 आ गया तो तुम्हें बताना पड़ेगा 60 किसमें है। तो 10 से 24 मैंने क्या कहा था, 10 से 24 हमारा कोर्स ड्रेन था, 24 से 60 मीडियम ड्रेन था, और इसके बाद 80 से 180 यह हमारा फाइन ड्रेन में आएगा, और 220 से हमारा कितना 600 था, यहाँ 800 था, है ना, मेरे हिसाब से 800 था, आप इसको सही तो लीजिएगा, 800 था ना, हाँ 800 था, आप इसे सही लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा 800 था, तो 220 से हमारा जो 800 होगा, 220 से 800 वो किसमें जाएगा, तो सर वो जाएगा तुम्हारा वेरी फाइन ड्रेन में, वेरी फाइन ड्रेन में। बच्चों इसके बाद जब ड्रेन साइज आ जाता है तो ड्रेन साइज के बाद ड्रेड क्या होगा, ड्रेड। बच्चों ड्रेड हमारा हमेशा लिखा जाएगा अल्फाबेट से, अल्फाबेट से मतलब अल्टरनेट में चल रहा है। पहले हमारा क्या था सर, पहले हमारा था नंबर्स, फिर अल्फाबेट, फिर नंबर्स, फिर अल्फाबेट। बच्चों ए से एच याद करो, ए से जो एच है हमारा वो कौन से ड्रेड का है, सॉफ्ट ड्रेड। आई से पी मैंने आपको बताया था मीडियम ड्रेड, और क्यू से जेड हमारा बताइए कौन सा ड्रेड है, हार्ड ड्रेड। जो भी हमारा ड्रेंडिन व्हील होगा वो हमारा हार्ड ड्रेड का होगा। ओके, फिर स्ट्रक्चर में मैंने आपको दो तरह की स्ट्रक्चर बताई थी। अब देखो स्ट्रक्चर किसमें लिखा जाता है, ये लिखा जाता है मेरे भाई नंबर में, नंबर में। 1 से 7 हमारी कौन सी स्ट्रक्चर थी, डेंस, और 8 से 15 हमारी ओपन, 8 से 15 हमारी ओपन। फिर इसके बाद बॉन्ड। अब बॉन्ड फिर से बताइए किसमें आ गया, तो बॉन्ड हमारा आ गया अल्फाबेट में। तुमसे ये भी पूछा जाता है कि किसको किसमें शो करते हैं, कौन हमारा नंबर में शो होता है, कौन हमारा अल्फाबेट में शो होता है, अल्फाबेट। अब कौन सा बॉन्ड था, वी से याद करो हमारा था विट्रीफाइड बॉन्ड, विट्रीफाइड बॉन्ड। ओके, आर से हमारा क्या था, रबड़ बॉन्ड, आर से हमारा क्या था, रबड़ बॉन्ड। एम से हमारा क्या था, मेटल बॉन्ड या मेटेलिक बॉन्ड। ई से हमारा क्या था सर, ई से हमारा था सैलिड बॉन्ड, सैलिड बॉन्ड। और बी से हमारा क्या था, रेजेनोइड बॉन्ड, रेजेनोइड बॉन्ड। ओके, एस से एक और था, शायद एस से था तुम्हारा सिलिकेट बॉन्ड, एस से हमारा क्या था, सिलिकेट बॉन्ड था। ठीक है, एस से हमारा सिलिकेट बॉन्ड, सही है। और फिर लास्ट में हमारा मैन्युफैक्चरर कोड। तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, मतलब सीक्वेंस में किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा क्या आता है, मैन्युफैक्चरर कोड आता है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद हमारा क्या आएगा, अपघर्षक। अपघर्षक के बाद ड्रेन साइज, ड्रेन के बाद ड्रेड आ जाएगा, ड्रेड के बाद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाद हमारा क्या आ जाएगा, बॉन्ड। फिर बॉन्ड के बाद अगर देखा जाए तो लास्ट में क्या आ जाएगा, सफिक्स, मैन्युफैक्चरर कोड। यानी टोटल 7 है, और इन 7 को देखो, अगर पहला वाला नंबर है तो उसके बाद अल्फाबेट, फिर नंबर, फिर अल्फाबेट। ठीक है, बताइए बात सबको क्लियर है ना। मैं इसको एक बार फिर से ऊपर से नीचे इसका सीक्वेंस आपको याद करा देता हूं। सबसे पहले नंबर पे बताइए हमने क्या लिखा, सबसे पहले नंबर पे हमने लिखा है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद दूसरे नंबर पे हमने क्या लिखा सर, दूसरे नंबर पे लिखा हमने एब्रेशिव पार्टिकल, एब्रेशिव। एब्रेशिव के बाद हमने क्या लिखा, ड्रेन साइज, ड्रेन, ड्रेन या ड्रिट दोनों में से कुछ भी लिखा हो, बात वही है। फिर हमने चौथे नंबर पे क्या लिखा, ड्रेड। ड्रेड के बाद अगला नंबर हमारा क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बाद अगला नंबर क्या है, बॉन्ड। और बॉन्ड के बाद अगला नंबर क्या है, सफिक्स, सफिक्स। ओके, प्रीफिक्स हमेशा किसमें होंगे, नंबर्स में। एब्रेशियो किसमें होंगे, अल्फाबेट। ड्रेन साइज किसमें होंगे, नंबर्स में। ड्रेड किसमें होंगे, अल्फाबेट।
ठीक है। ड्रेड हमारे अल्फाबेट, स्ट्रक्चर किसमें होंगे, नंबर्स, बॉन्ड हमारे किसमें होंगे, अल्फाबेट, और सफिक्स किसमें होंगे, नंबर्स। देख लो, तो ये सारे के सारे टर्म जो मैं आपको बताया, ये सारे टर्म याद होने चाहिए। बच्चों मैंने 2-4 सवाल भी आपके सामने सॉल्व करके दिखाए, लेकिन मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करके दिखाऊंगा कि जिससे कि आप लोगों को सारी बातें और अच्छे से क्लियर हो जाए। और इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना, रैंडम व्हील में, है ना। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर 7 है, तो 7 में से तुमसे पूछा जाएगा सबसे पहले तो टॉन किसको शो करता है, ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। जैसे कि 51 क्या है, तो कह देना ये हमारा प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स। सबसे लास्ट वाला क्या है, तो कह देना ये हमारा सफिक्स है, सफिक्स। फिर ए हमारा क्या होता है, ए हमारा होता है अपघर्षक, एब्रेशियो। अब ए का मतलब बताइए कौन सा अपघर्षक मैंने बताया था सर, ए का मतलब था एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके 46 मतलब उसके बाद जो अगला नंबर लिखा वो क्या बताएगा, ड्रेन साइज। ये क्या बताएगा, ड्रेन साइज, ड्रेन साइज। क्या बताया था, सबसे पहले 10 से 24 कोर्स, फिर 30 से 60 कौन सा था, मीडियम। इसका मतलब ये 46 अगर लिखा है तो 46 किसमें आएगा, मीडियम ड्रेन में आएगा, मीडियम। एफ, एफ बताइए। तो बच्चों एफ ड्रेन साइज के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, ड्रेड, ड्रेड, ड्रेड। अच्छा ड्रेड में याद करो ABCDEFG H, H तक हमारे सॉफ्ट थे, तो ये F किसमें आ जाएगा सर, F हमारा सॉफ्ट ड्रेड में आ जाएगा, सॉफ्ट। ठीक है। 5 बताइए बच्चों, 5 याद करो 1 से 7 हमारा क्या था सर, 1 से 7 था। पहले 5 बताता क्या है सर, 5 बताता है तुम्हारा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बताता है। फिर याद करो ये जो 5 है वो हमारा कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा सर, 5 हमारा डेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा, डेंस, डेंस। वी, वी क्या बताता है सर, वी बॉन्ड बताता है, और वी कौन वाला बॉन्ड था, विट्रीफाइड बॉन्ड था। तो तुम्हें ना इसी तरह के सवाल तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, मतलब इसके बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए आपके पास। किसी तरह का कोई भी वो मत रखिएगा कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने बताया कि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो मैं 1-2 और क्वेश्चन दिखाता हूं, शायद आए हो। चलो अभी तो रही है, लेकिन अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर में देखे हैं कि हाँ भाई इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो फिलहाल ग्राइंडिंग व्हील में मैंने आज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको फिनिश किया है, खत्म किया है। बस 2-4 प्रोसेस इसमें और बाकी है कि ग्लेजिन क्या होता है, ट्विन क्या होता है ना, मतलब ग्राइंडिंग व्हील का ऑपरेशन करते समय ये सारे के सारे प्रोसेस बाकी है। लैपिन और हॉनिन के बारे में भी बाकी है कि लैपिन और हॉनिन क्या होता है। बस ये जब फिनिश हो जाएगा तो यहाँ से तुम्हारा ग्राइंडिंग व्हील भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा टॉपिक जरूर मुझे बताइए। साथ साथ जो है ना जितना बचा हुआ चैप्टर है ब्रोचिन वो भी मैं बहुत जल्दी फिनिश कर दूंगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा, लेकिन जितना हो चुका है पहले उसको जरूर पढ़ लीजिए। मेजरमेंट वाला जो टॉपिक था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट था, लिमिट फिट टॉलरेंस, उससे भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। ओके भैया, चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।